गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 147 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे हम इसमें जीएस पेपर 1 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी प्लेलिस्ट बना रखी है इस टेस्ट सीरीज़ की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 147 या आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि प्लेलिस्ट बना रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हिस्ट्री का है। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा को कालीकट पहुंचने में मदद की थी? अब्दुल मजीद, अमीचंद, शेख अब्दुल्ला, शिताब राय। इस तरह के प्रश्न पूछ ले जाते हैं पीपीएससी में। बताइए, वास्को डिगामा को कालीकट पहुंचने में किसने मदद की थी? वास्को डिगामा जो कि भारत का खोज कर था, ठीक है, 1498 में। इसका उत्तर है अब्दुल मजीद, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, वास्को डिगामा ने 3 जहाज़ों के आगमन का नेतृत्व जो है अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती पायलट ने 1498 में कालीकट में किया था। और वास्को डिगामा के आगमन ने भारतीय इतिहास को अत्यधिक प्रभावित किया। तो अब्दुल मजीद नाम याद रखिएगा। इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित में से किस या किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? भारत की संप्रभुता और अखंडता के मामले में, न्यायालय की अवमानना करने पर, राज्य की सुरक्षा के मामले में। कौन सा सही है इसमें? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत की संप्रभुता और अखंडता के मामले में बिल्कुल, न्यायालय की अवमानना करने पर भी, और राज्य की सुरक्षा से संबंधित। बिल्कुल ये करेक्ट हैं, तीनों के तीनों, डी है इसका आंसर। देखिए, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो आधार? भारत की संप्रभुता अखंडता का मामला हो, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के मामले में, न्यायालय की अवमानना करने पर, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और शिष्टाचार एवं सदाचार, ये सभी हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं यूपीपीएससी के। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? अतरंजी खेड़ा से लोहे की भट्टियां व सर्वाधिक लोहे के औजार प्राप्त हुए, और नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ ये स्टेटमेंट बना के जो सेकंड लाइन है, कई बार ये एग्जाम में इससे प्रश्न बने हैं, और ये दोनों के दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, सी है इसका आंसर। देखिए, अतरंजी खेड़ा से लोहे की भट्टियां और सर्वाधिक लोहे के औजार प्राप्त हुए थे, और नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्रथम मानव चित्रकला का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? भीमबेटका, मेहरगढ़, अतरंजी खेड़ा, कालीबंगा। प्रथम मानव चित्रकला का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? भीमबेटका से। देखिए, प्रथम मानव चित्रकला का साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं की प्रागैतिहासिक काल की चट्टानों पर बने पशुओं के रेखांकन और चित्रांकन के नमूने से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है? खासी, टोडा, मंगनियार, सेंटिनेलिज। अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं ये। सेंटिनेलिज है, इसके अलावा सोमपेन है। टोडा तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है। बाकी जो खासी है वो नॉर्थ ईस्ट की है, असम मेघालय की। ठीक है, मंगनियार राजस्थान की है। देखिए, सेंटिनेलिज की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी समूह है। खासी की बात करें तो यह जनजाति जो है पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय और मिजोरम में पाई जाती है। और मंगनियार जनजाति जो समूह है वो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में रहते हैं, और वे इस्लाम को अपने धर्म के रूप में मानते हैं। टोडा की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बना टोडा से, और बनता रहेगा। नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है टोडा, और इन्हें टोडी और टूडा के नाम से भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई? वांडीवास का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत, बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक मालिक बन गई और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था अर्थात कंपनी और नवाब दोनों के शासन की शुरुआत की। और इस प्रणाली के कारण दीवानी यानी राजस्व एकत्र करना और निजामत यानी पुलिस और न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए और कंपनी ने उप सूबेदार को नामित करने के अपने अधिकार के माध्यम से दीवान और निजामत अधिकारों के रूप में दीवानी अधिकारों का प्रयोग किया और कंपनी ने दीवानी कार्यों को सम्राट से और निजामत कार्यों को बंगाल के सूबेदार से प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 7 हिस्ट्री का प्रश्न है। चोल राजा द्वारा पहली शताब्दी ईस्वी में बनाया गया ग्रैंड एनीकट बांध किस नदी पर स्थित है? पहली शताब्दी में बना चोल राजा के द्वारा ग्रैंड एनीकट बांध ये कावेरी नदी पर स्थित है। सी है इसका आंसर। देखिए, कावेरी नदी पर बना एक प्राचीन बांध है ग्रैंड एनीकट, जो तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है और यह तिरुचिरापल्ली से 15 किलोमीटर की दूरी पर, तंजौर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस बांध का निर्माण मूलतः चोल राजा करिकालन के शासनकाल में 150 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाता है? तो 3 में से केवल एक ही बनाएगा। ये प्रश्न कई बार देखा होगा हमारी सीरीज में आपने, प्रश्न पूछने के तरीके बदलते रहते हैं बस। कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देश रूस ही है यहाँ पर केवल, ठीक है। रूस है, ईरान है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। तो कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है और कैस्पियन सागर से लगे देश या सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से? रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। 5 देश हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कभी कभी समाचारों में उल्लेखित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है? थार्ड क्या है? पहली बात तो है किसका? ये भारत का, इजराइल का, अमेरिका या जापान और दक्षिण कोरिया का कुछ है। जापान और दक्षिण कोरिया के बीच एक रक्षा सहयोग ये नहीं है और भारत का घरेलू मिसाइल प्रतिरोधी कार्यक्रम भी नहीं है। थर्ड, इजराइल की एक रडार प्रणाली नहीं है। थर्ड है अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली, यूएस का ये। सी है इसका आंसर। देखिए, अमेरिका की थर्ड मिसाइल प्रणाली को जो है मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो सी करेक्ट है। थर्ड के पास वातावरण के भीतर और बाहर मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता है और यह अन्य बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के साथ इंटर ऑपरेटेबल है और दुनिया भर में अत्यधिक गतिशील एवं तैनाती योग्य है। अमेरिका का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। स्मृति ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? एंशियंट हिस्ट्री का सवाल है ये। 5, 6, 7, 8। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है और जो ब्रह्म विवाह है ना, ठीक है, ब्रह्म विवाह वो सबसे सर्वोत्तम है। तो जो ब्रह्म विवाह है वो यह विवाह का सर्वोत्तम प्रकार था जिसमें पिता जो है वेदज्ञ एवं शीलवान वर का चयन करके उसे सुसज्जित कन्या प्रदान करता था। एक विवाह देव विवाह, इसके अंतर्गत कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था। आर्ष विवाह, इसमें कन्या के पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता था। एक है प्रजापत्य विवाह, इसके अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए दोनों को एक साथ मिलकर सामाजिक और धार्मिक कार्यों के निर्वहन का आदेश देता था। आसुर विवाह, इसमें कन्या का पिता या संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह करते थे। एक है गांधर्व विवाह,
यह प्रणय विवाह था और जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना वर एवं कन्या विवाह करते थे। राक्षस विवाह, इसमें कन्या का बलपूर्वक अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता था। और 8वां है पौसाच विवाह। यह विवाह का निकृष्टतम रूप है या प्रकार है जिसमें छल पूर्वक कन्या के शरीर पर अधिकार कर लिया जाता था। 8 प्रकार हैं ये, इनको याद रखिएगा। सबसे निकृष्ट पौसाच और सबसे सर्वोत्तम ब्रह्म विवाह। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सागरीय जीव कोपपाड, क्रिल, टिनोफोर्स, कॉम्ब जेलीज आदि सागरीय पायतंत्र के किस समुदाय के अंतर्गत आते हैं ये? क्या हैं? कोरल हैं, प्रवाल भित्तियां हैं, प्लैंकटन समुदाय है, वेंथिक समुदाय है या नेक्टन समुदाय है? एनवायरमेंट इकोलॉजी का इस तरह का प्रश्न एक आध पूछ लिया जाता है स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में खासकर, इस बार भी पूछा था। देखिए सागरीय जीव कोपपाड, क्रील, टिनोफोर्स और कॉम्ब जेलीज जो हैं ये प्लैंकटन समुदाय के अंतर्गत आते हैं। सागरीय पायतंत्र के प्लैंकटन समुदाय के अंतर्गत। देखिए सागरीय जीव कोपपाड, क्रिल, टिनोफोर्स, कॉम्ब जेलीज आदि सागरीय पायतंत्र के प्लैंकटन समुदाय के अंतर्गत आते हैं। और प्लैंकटन समुदाय के पादप और जंतु सागर के ऊपरी तल में पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको मछलियाँ खाती हैं, इनको मछलियाँ का बड़ा अच्छा भोजन है ये प्लैंकटन। हिस्ट्री का सवाल है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है यात्री और सूची 2 में है वो देश जिस देश से वो संबंधित है। अब्दुल रज्जाक कहाँ से, इब्न बतूता कहाँ से, फ्रैंकोइस बर्नियर कहाँ से, अलबरूनी कहाँ का? देखिए इब्न बतूता का तो सभी को पता होगा कि मोरक्को का था वो। क्या बी का 1 1 से एलिमिनेट हो रहा है? बी का 1 बी का 1 बी का 1 1 से तो एलिमिनेट नहीं हो रहा। अब्दुल रज्जाक अगर आपको पता हो तो फारस का था। ठीक है, ए का 3 केवल एक में ही है तो 1 से एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस का है और अलबरूनी उज्बेकिस्तान का है, तब भी डी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब्दुल रज्जाक कहाँ का? फारस का। इब्न बतूता मोरक्को, फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस, अलबरूनी उज्बेकिस्तान। तो यह यात्री, यह संबंधित देश। अब्दुल रज्जाक फारस का, 15वीं शताब्दी में भारत आया। इब्न बतूता मोरक्को का, 14वीं शताब्दी में भारत आया। फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस, 17वीं शताब्दी में भारत आया। अलबरूनी उज्बेकिस्तान, 11वीं शताब्दी में भारत आया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पश्चिमी भारत के निम्नलिखित में से कौन से चैत्य ग्रह हीनयान धर्म से संबंधित हैं? भाजा कोडाने, पीतल खोरा नासिक का, बेसडा कारले का और अजंता की 10वीं गुफा। देखिए अजंता की जो 10वीं और 9वीं गुफा है वो हीनयान धर्म से संबंधित है, बिल्कुल ये है। पीतल खोरा है, भाजा है, बेसडा है, सारे यही है। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। देखिए पश्चिमी भारत में भाजा, कोडाने, पीतल खोरा, बेसडा, कारले, अजंता की गुफा, अजंता की 9वीं गुफा और अजंता की 10वीं गुफा हीनयान धर्म से संबंधित चैत्य ग्रह हैं। और अजंता की 9वीं और 10वीं गुफा हीनयान से संबंधित है और अन्य जो है महायान मत से संबंधित हैं या प्रभावित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ज्योग्राफी का प्रश्न है ये। 2 कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? पृथ्वी की भूपर्पटी पर्वतों के नीचे पतली तथा महासागरों के नीचे मोटी होती है और पृथ्वी का जो क्रोड है वो ठोस अवस्था में है। देखिए पृथ्वी की जो भूपर्पटी होती है वो पर्वतों के नीचे मोटी होती है और महासागरों के नीचे पतली होती है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। और पृथ्वी का जो क्रोड है वो ठोस नहीं बल्कि लिक्विड फॉर्म है, तरल अवस्था में, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट, जो पर्वतों के नीचे मोटी होती है और महासागरों के नीचे पतली होती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा भी गलत है क्योंकि पृथ्वी का जो क्रोड है वो तरल अवस्था में, न कि ठोस अवस्था में, क्योंकि भूकंप की एस तरंगें पृथ्वी के केंद्रीय भाग से नहीं गुजर पाती, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये। विश्व में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा दूध का उत्पादन करने वाला देश भारत है और भारत के बाद दूसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पर है चाइना और चौथे पर है पाकिस्तान।
देखिए भारत जो है 150 मिलियन टन से अधिक दुग्ध उत्पादन के साथ विश्व में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। इसके उपरांत संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा है, और चीन का तीसरा है, और चौथा पाकिस्तान है, और पांचवा है ब्राज़ील। टॉप 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। संयुक्त राज्य अमेरिका के वायमिंग राज्य का जो डेविल टावर है किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का उदाहरण है? अम्ल लावा शंकु, लावा शील्ड, कॉल्डेरा या ज्वालामुखी डॉट यानी वोल्कानिक डॉट। ये वोल्कानिक डॉट का उदाहरण है डेविल टावर यूएसए का। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के वायमिंग राज्य का जो डेविल टावर है वो वोल्कानिक डॉट यानी ज्वालामुखी डॉट या फिर प्लग का उदाहरण है। ज्वालामुखी डॉट का निर्माण होता कैसे है? ज्वालामुखी डॉट का निर्माण ज्वालामुखी के शांत हो जाने के उपरांत उसके छिद्र में लावा भर जाने के कारण होता है, और इस प्रकार के जो डॉट हैं वो हवाई द्वीप समूह में अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है ये। बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से साधन प्रयोग में लाए जाते हैं? विदेशी सहायता, विदेशी ऋण, आंतरिक ऋण, मुद्रा छापना। कौन कौन से साधन प्रयोग में लाए जा सकते हैं बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए? विदेशी सहायता है, ठीक है, विदेशी ऋण है, और आंतरिक ऋण है, और मुद्रा छापना, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, सभी हैं ये। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। स्टेट पीसीएस में पूछता है ऐसे सवालों को। देखिए विदेशी सहायता, विदेशी ऋण, आंतरिक ऋण, मुद्रा छापना, ये सभी साधन बजट घाटे के वित्त पोषण हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। बजट घाटे के वित्त पोषण का सबसे उचित साधन है विदेशी सहायता, जबकि मुद्रा छापना जो है इसका अंतिम प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। किसी ऋण पर सांकेतिक ब्याज दर, वास्तविक ब्याज दर तथा ऋण की अवधि के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति की दर का कुल योग होता है। यह सूत्र किसके द्वारा दिया गया या किसके द्वारा अवधारित है? डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, माल्थस या इरविंग फिशर। यूपी पीसीएस के आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठाकर देखोगे तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ उत्तर है इरविंग फिशर। इसको फिशर सूत्र भी कहा जाता है, सी है इसका आंसर। देखिए किसी ऋण पर सांकेतिक ब्याज दर, वास्तविक ब्याज दर तथा ऋण की अवधि के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति के दर का कुल योग होता है। यह जो सूत्र है वो है इरविंग फिशर का। इसको जो है फिशर सूत्र भी कहते हैं। देखिए यह मुद्रास्फीति एवं सांकेतिक ब्याज दर के बीच के प्रत्यक्ष संबंध को दर्शाता है, और यह मुद्रास्फीति के दर में परिवर्तन होता है जो सांकेतिक ब्याज दर में भी अनुरूप परिवर्तन होता है। फिर से सुन लीजिए, यह नहीं है, यदि। देखिए यह मुद्रास्फीति एवं सांकेतिक दर के बीच के प्रत्यक्ष संबंध को दर्शाता है। यदि मुद्रास्फीति के दर में परिवर्तन होता है तो सांकेतिक ब्याज दर में भी अनुरूप परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणविद वृक्ष मित्र के नाम से जाने जाते हैं? राजेंद्र सिंह तो जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड के हैं। इनको वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 1980 से 2004 के बीच टिहरी बांध के निर्माण के विरोध में आंदोलन चलाया था। इन्होंने हिमालय की ढलानों पर वृक्षों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को, और इस आंदोलन के कारण विश्व भर में ये वृक्ष मित्र के नाम से विख्यात हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। कई बार टेस्ट सीरीज में देखा होगा आपने ये प्रश्न हमारी। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट याचिका किसमें दायर की जा सकती है? 5 प्रकार के रिट हैं जो निकाले जा सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही होंगे। जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, और सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226। तो केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारतीय संविधान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, स्टेट का हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के लिए लेख, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है उनको।
और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 और स्टेट का हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो अधिकार क्षेत्र किसका बड़ा है रिट के मामले में, ठीक है, तो इसका उत्तर हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के लिए रिट निकाल सकता है केवल, और जबकि हाई कोर्ट जो है वो मूल अधिकारों के अतिरिक्त दूसरे अधिकारों के लिए भी रिट निकाल सकता है 226 के तहत। तो 20 प्रश्न थे ये इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इन सभी टेस्ट का आप PDF भी प्राप्त कर सकते हो, वो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं 9560112583। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। UPPSC RO की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए।